गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सोयल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। प्रैक्टिस सेट नंबर 404 पर आ जाइए यूपीपीसीएस के लिए। देखिए, इससे पहला जो टेस्ट था वो 403 था, ठीक है, 402 नहीं है, 3 था वो। और इस टेस्ट में हम फोकस करने वाले हैं करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज़ की बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 404 तक पहुँच सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करिए। तो भारत की पहली शिक्षा नीति कब जारी की गई थी? 1968, 67, 65 या 72? भारत की प्रथम शिक्षा नीति जारी की गई थी इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में, यानी 1968। ऑप्शन नंबर ए। तो 24 जुलाई 1968 को भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में घोषित की गई थी। इसमें शिक्षा प्रणाली का रूपांतरण कर, ठीक है, 10+2+3 पद्धति का विकास और हिंदी का संपर्क भाषा के रूप में विकसित करना, शिक्षा के अवसरों की समानता का प्रयास, विज्ञान व तकनीकी शिक्षा पर बल तथा नैतिक व सामाजिक मूल्यों के विकास पर जोर दिया गया। ठीक है, यानी 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन 3 साल की। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 29 जुलाई 2020 को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी प्रदान की गई। ठीक है, एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखिए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत वर्ष 2030 तक प्री स्कूल के माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का उद्देश्य है। कब तक? 2030 तक, आने वाले 10 वर्षों में। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, ये वाले सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाकर 50% करने का लक्ष्य निम्नलिखित में से किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? बताइए। 2023 तक, 25 तक, 35 तक या फिर 36 तक? तो कब तक? वर्ष 2035 तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाकर 50% करने का लक्ष्य जो है वर्ष 2035 तक निर्धारित किया गया है, आने वाले 14-15 वर्षों में। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार यूनेस्को ने निम्नलिखित में से कितनी भारतीय भाषाओं को इंडेंजर्ड घोषित किया है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितनी भारतीय भाषाएं हैं? देखिए, एग्जैक्ट नंबर वाला नहीं होता है आंसर कभी भी, बहुत रेयर केस में। 197, ऑप्शन नंबर डी। तो वर्ष 1961 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 1652 भाषाएं थीं। ठीक है, 1652। लेकिन वर्ष 1971 तक इनमें से केवल 808 भाषाएं ही बचीं। भारतीय लोक भाषा सर्वेक्षण या फिर पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 2013 के अनुसार पिछले 50 वर्षों में लगभग 220 भाषाएं जो हैं वो लुप्त हो चुकी हैं, जबकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार यूनेस्को ने 197 भाषाओं को इंडेंजर्ड घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस वर्ष तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को चालू घरेलू नल कनेक्शन भारत सरकार के केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रदान कर दिए जाएंगे? कब तक? 2024, 25, 26 या 2030, यानी आने वाले 9 से 10 वर्षों में। बताइए। प्रत्येक ग्रामीण परिवार को चालू घरेलू नल कनेक्शन भारत सरकार के केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कब तक प्रदान कर दिए जाएंगे? वर्ष 2024 तक, आने वाले 2 से 3 वर्षों में। तो वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चालू घरेलू नल कनेक्शन जो है प्रदान किया जाएगा 2024 तक। अच्छा, टीबी को कब तक उन्मूलित करना है भारत को? 2025 तक। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल मनाया जाता है जून में, 7 जून को। ऑप्शन नंबर सी। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल जो है 7 जून को मनाया जाता है। देखिए, दूसरा वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे यानी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून 2020 को मनाया गया, दूसरा याद रखना। ठीक है, इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? विभिन्न खाद्य जनित जोखिमों और इसके रोकथाम के उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाना देश भर में।
देखिए इसके अलावा इस दिन निश्चित रूप से खाद्य सुरक्षा और कृषि सतत विकास और बाजार पहुंच जैसे अन्य तत्वों के बीच एक संबंध भी सुनिश्चित किया जाता है। पहली बार विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया था? दिसंबर 2018 में। ठीक है, तो पहला 18 में, दूसरा है 2020 में, याद रखना। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसको अपनाया गया था। पहली बार खाद्य सुरक्षा दिवस 2019 में जो है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस विषय के साथ मनाया गया। ठीक है, तो अपनाया गया सॉरी, याद रखना, दिसंबर 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अपनाया गया था पहला खाद्य सुरक्षा दिवस। लेकिन उसको मनाया कब गया था? अगले ही वर्ष 2019 में मनाया गया। तो पहला 2019 में, ठीक है, दूसरा मनाया गया 2020 में जून में, अब तीसरा देखते हैं 21 में कोविड-19 के कारण मनेगा या नहीं मनेगा। ठीक है, 2019 में जो मनाया गया उसकी थीम क्या थी? फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। अब देखिए बात करें खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय, तो रोम है, इटली के रोम में है। और खाद्य और कृषि संगठन स्थापित हुआ था 16 अक्टूबर 1945 को। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर बताने के, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? द्वितीय सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक व डैशबोर्ड 2019-20 नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। द्वितीय सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक व डैशबोर्ड 19-20 नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। द्वितीय सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक को संयुक्त रूप से नीति आयोग, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय व ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है क्या? बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। ठीक है, सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। द्वितीय सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक में इनमें से किस राज्य को संयुक्त रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? कौन सा है वो जिसकी लिटरेसी सबसे ज़्यादा है भारत में? केरल, ऑप्शन नंबर ए। तो द्वितीय सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक में राज्यों की संयुक्त रैंकिंग में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, हिमाचल प्रदेश को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है और इस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को जो है 23वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट बताने के, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? भारत के 13वें बंदरगाह के रूप में बधावन को 5 फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास को बधावन में स्थापित किए जाने वाले बंदरगाह के लिए साझेदार बनाया गया है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो भारत के 13वें बंदरगाह के रूप में 5 फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा महाराष्ट्र के बधावन बंदरगाह को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। देखिए बधावन में स्थापित किए जाने वाले बंदरगाह के मॉडल का आधार है लैंड लॉर्ड मॉडल। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास बधावन में स्थापित किए जाने वाले बंदरगाह के लिए साझेदार है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट एक बार फिर से बताने के, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? 2 अक्टूबर 2020 को नीति आयोग के द्वारा जारी डेटा शासन गुणवत्ता सूचकांक केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लागू करने के मामले में विभिन्न मामलों व विभागों के कार्य प्रदर्शन के आकलन पर आधारित है। हाल ही में एक गैर लाभकारी संगठन पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स में केरल को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है क्या? बताइए, सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य घोषित किया गया है क्या? पब्लिक अफेयर इंडेक्स में केरल को सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य घोषित किया गया। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये, और सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। 20वीं पशुधन गणना 2020 के अनुसार मवेशियों की आबादी में सबसे अधिक वृद्धि कहाँ देखी गई है? देखिए दो तीन बातें हैं। सबसे अधिक वृद्धि कहीं और देखी गई होगी। वर्तमान में जो सबसे अधिक मवेशियों की संख्या होगी वो कोई और राज्य होगा। ठीक है, तो सबसे अधिक वृद्धि कहाँ देखी गई है? पश्चिम बंगाल में देखी गई है। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो 20वीं पशुधन गणना 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में शीर्ष पशुधन वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, उसके बाद दूसरे स्थान पर राजस्थान है और तीसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश और चौथे स्थान पर है पश्चिम बंगाल। ठीक है, जो वर्तमान स्थिति में सबसे ज़्यादा मवेशी हैं, और वृद्धि जो देखी गई है सबसे ज़्यादा वो पश्चिम बंगाल में देखी गई है। देखिए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट 2020 जारी की। यह रिपोर्ट पिछली जनगणना के साथ साथ विभिन्न प्रजातियों के समग्र योग को दर्शाती है।
पश्चिम बंगाल में पशुओं की संख्या में सबसे अधिक 23% की वृद्धि हुई। ठीक है, उसके बाद तेलंगाना में हुई 22% की। देश में कुल मवेशियों की संख्या में 0.8% की वृद्धि हुई अगर टोटल देखा जाए तो पूरे भारत का। उत्तर प्रदेश में मवेशियों की आबादी में सबसे ज़्यादा कमी देखी गई है। ठीक है, वृद्धि नहीं हुई, कमी और हो गई उनमें। हालांकि उत्तर प्रदेश राज्य ने मवेशियों को बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं, तो कमी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में देखी गई। फिर भी कमी देखी गई, लेकिन फिर भी मवेशी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही है वर्तमान में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में मवेशियों की आबादी में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई, 15% की। ठीक है, टोटल पशु कितने हैं? पशुओं की वृद्धि दर क्या है? 23% है, और मवेशियों की क्या है? 15% है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2020 के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रति व्यक्ति वन भूमि उपलब्धता 0.52 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति है। ठीक है, वर्ष 1990 से 2020 तक शुद्ध रूप से कुल 178 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हो चुका है, जो लगभग लीबिया के क्षेत्रफल के बराबर है। इस तरह के स्टेटमेंट अगर आते हैं तो गलत होने की संभावना आंकड़ों में ना के बराबर होती है। ठीक है, अधिकतर दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं। सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। तेल आयात खर्च के साथ कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोकार्बन इत्यादि के उत्सर्जन को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित ईंधन निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए। E20 ईंधन, E15 ईंधन, E18 ईंधन या E13 ईंधन? E13 नहीं है, E18 नहीं है, ऊपर वाले में से बताइए क्या है? E20। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए है आंसर। तो तेल आयात खर्च के साथ कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोकार्बन इत्यादि के उत्सर्जनों को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित E20 ईंधन है। E20 ईंधन मिश्रण है एथेनॉल का और गैसोलीन का। एथेनॉल होता है इसमें 20%। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। वर्ष 2010 से लेकर 2020 के दौरान वन क्षेत्रफल में औसतन वार्षिक शुद्ध वृद्धि दर, ठीक है, कराने वाले देश में भारत का कौन सा स्थान है? बताइए। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? वर्ष 2010 से लेकर 2020 के दौरान वन क्षेत्रफल में औसतन वार्षिक शुद्ध वृद्धि दर्ज कराने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? देखिए, तीसरे स्थान पर है इंडिया। ठीक है, तो वर्ष 2010 से लेकर 2020 के दौरान वन क्षेत्रफल में औसतन वार्षिक शुद्ध वृद्धि दर्ज कराने वाले देशों में भारत है तीसरे स्थान पर। इस संदर्भ में प्रथम स्थान पर चीन है और द्वितीय स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। क्या नाम है इनका? 2 जनवरी 2021 को किस राज्य की 21 वर्षीय रेशमा मरियम रॉय सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बन गई हैं? किस राज्य में बनी है ये? पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। राष्ट्रपति बनना है आपको तो कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। प्रधानमंत्री बनना है तो 25 वर्ष। मतदान करना है तो 18 वर्ष। केरल की बनी है ये, ऑप्शन नंबर डी। तो 2 जनवरी 2021 को केरल राज्य की 21 वर्षीय रेशमा मरियम रॉय सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बन गई हैं। ठीक है, इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, याद रखना। तो 15 प्रश्न थे ये करंट से रिलेटेड। इनकी प्रैक्टिस कम से कम एक बार तो कर लेना। कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट है जिनकी पुनरावृत्ति की गई है, तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।